बच्चों, दिस इज मानसी गोस्वामी फ्रॉम द बायो साइंस अरीना। आज की ये जो वीडियो है ये क्लास 10th वाले बच्चों के लिए है, क्योंकि भाई वो अपनी सीबीएसई बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। अब मुझे बहुत अच्छे से पता है क्योंकि कुछ ही टाइम रह गया है बोर्ड एग्जाम के लिए और आपकी तैयारी बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रही होगी, है ना। तो उसको आपकी तैयारी को थोड़ा सा बूस्ट अप करने के लिए मैं यहाँ पर आपके लिए एक सीरीज लेकर आई हूँ, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे हर चैप्टर के साइंस में, और उसमें भी हम टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्यों जरूरी होते हैं? क्वेश्चन रिपीट करने की आदत होती है, पर वो पता है क्या करते हैं, क्वेश्चन को एज इट इज ना लिख करके उसका थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, पर मतलब वही होता है। वो मैं आज आपको इस लेक्चर में दिखाऊंगी, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। साथ ही में मैं आपको ये भी चीज बताऊंगी कि भाई आपको क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे देने होते हैं, स्पेशली साइंस के एग्जाम में। चलो, तो आज के सेशन में हम लाइफ प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ पर्टिकुलरली इस सेशन में होने क्या वाला है। यहाँ पर मैं आपको छोटे छोटे सेशन लेकर आऊंगी जिसमें हम साइंस के सारे पीवाईक्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब जैसे कि आपको पता है भाई, लाइफ प्रोसेस छोटू सा चैप्टर तो है नहीं, इसमें खुद में ही अपने आप में 4 मेजर टॉपिक हैं और इनमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर हो जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। अब मैं ऐसे तो बिल्कुल नहीं कराने वाली कि भाई 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको नहीं पता कि कौन सा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो फिर मैंने ये एनालाइज किया है, कम से कम 10 साल से 8 साल के पेपर मैंने एनालाइज किए हैं साइंस के, उसके अकॉर्डिंग मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रखे हैं, उसमें आपका सब कुछ कवर अप हो गया है, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रही हूँ जो टॉपिक, उससे एक्स्ट्रा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, जितने क्वेश्चंस मैं आपको इन सेशन में कराऊंगी उनसे एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको ये लगता है कि मैडम फिर हमें तो इन क्वेश्चंस के आंसर्स भी चाहिए और साथ में हमें पीडीएफ भी चाहिए, तो उसका भी जुगाड़ है भाई। टेलीग्राम चलाते होगे, टेलीग्राम में जाना, टेलीग्राम की लिंक मैं आपको दे दूंगी, वहां पर मेरा एक चैनल है, वहां पर मैं नोट्स, अगर आपको चाहिए क्वेश्चन आंसर चाहिए, जो भी चीज चाहिए वहां पर मैं आपको शेयर कर दूंगी, और धीरे धीरे मैं अपने इन्हीं सेशंस के बारे में आगे बताती जाऊंगी, ठीक है। और आपको खुद भी लगेगा हाँ भाई, हमने इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए, अब तो कोई मतलब ही नहीं बनता है कि हम कुछ और एक्स्ट्रा करें, है ना। इतने सारे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आऊंगी ऑलरेडी। चलो, तो आज के सेशन में हम ज्यादा लंबे में सेशन रखने नहीं वाली हूँ, मुझे पता है बड़े जल्दी बोर हो जाते हो बच्चे, है ना। तो फिर आज के सेशन में हम न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको इस चैप्टर के बारे में बता देती हूँ। बेसिकली ये चैप्टर है क्या, बायोलॉजी का पहला चैप्टर और बहुत लंबा चैप्टर है। अब मैं यहाँ पर सिंपल से आपको चीज बताती हूँ, लाइफ प्रोसेस यानी कि बेसिकली लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंशिएट करना, ठीक है। हम कैसे बोल सकते हैं कि भाई ये बंदा लिविंग है? आप खुद सोचो, आप कैसे बोल सकते हो आप लिविंग ऑर्गेनिज्म हो? अरे मैडम, सिंपल सी बात है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ बेसिक फंक्शंस होते हैं जो नॉन लिविंग नहीं करते, जैसे कि चल फिर सकते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन उससे अलग है कुछ आपके मेजर 4 प्रोसेस जो सिर्फ और सिर्फ लाइफ में यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो सकते हैं। पहला है आपका खाना खाना। आपने कभी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि आपका टेबल है, चेयर, खाना खाते हुए देखा है? बिल्कुल भी नहीं भैया, वो तो नॉन लिविंग है, ठीक है। तो जो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका सबसे मेजर है खाना खाते हैं वो, है ना, फूड, ठीक है। अभी ये जो फूड होता है, फूड जब खाएंगे तो ये सिंपल कॉम्प्लेक्स फॉर्म में खाते हैं, उसको फिर तोड़ते हैं फूड को, है ना। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन बोलते हैं। हम अपने खाने को डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेस्ट करने के बाद अगर मैं ह्यूमन बीइंग को ही एग्जांपल लेकर चलूं अभी, तो हमारा फूड कहाँ डाइजेस्ट होता है? अरे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, सभी को पता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर हमारा फूड हो गया डाइजेस्ट। अब उसके बाद क्या होगा? उस फूड से बननी है एनर्जी, है ना। उस फूड से क्या बननी है? एनर्जी बननी है। अब ये जो एनर्जी बनने का प्रोसेस होता है इसी को तो हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो इस चैप्टर में रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, ये जो एनर्जी है ये कहाँ बनती है? हमारी बॉडी की हर सेल में बनती है। अब हमारी बॉडी के हर सेल में बन रही, तो इसका मतलब तो ये हुआ हमारी बॉडी के हर सेल को ये फूड पहुंचाना जरूरी है। बिल्कुल भाई जरूरी है। आपने ग्लूकोज का नाम तो सुना ही होगा, है ना। तो ये जो ग्लूकोज है हमारी बॉडी की हर सेल को पहुंचाना जरूरी है। तो कौन पहुंचाएगा? ट्रांसपोर्ट चाहिए, तो ये ही प्रोसेस होता है ट्रांसपोर्टेशन। बेसिकली अगर मैं ह्यूमन बीइंग की बात करूं तो ब्लड ट्रांसपोर्टेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो हम देखेंगे आगे आगे, ठीक है। देन उसके बाद भाई हमारी बॉडी इतने सारे प्रोसेस करती है, कुछ
वेस्ट प्रोडक्ट भी तो बनता होगा, बिल्कुल बनता होगा मैडम, जैसे रेस्पिरेशन के दौरान CO2 बनता है, तो उसको तो हम एक्सेल कर लेते हैं, है ना। तो चलो CO2 हो गया, और भी हमारी बॉडी में बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं ड्यूरिंग मेटाबॉलिक प्रोसेस। अब ये जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, क्या हमारी बॉडी इनको रखे रखती है? अरे भैया, आप अपने घर में क्या जो कूड़ा कचरा है वो रखे रखते हो? नहीं ना, जब वो भर जाता है, डस्टबिन भर जाता है, तो आप घर के बाहर निकाल देते हो। ऐसी हमारी बॉडी है ना। वेस्ट प्रोडक्ट रखना किसी को पसंद नहीं है, तो हमारी बॉडी पता है क्या करती है, वो जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको भेज देती है किडनी में, है ना। किडनी में जाकर क्या होता है, किडनी में वो आपका वेस्ट प्रोडक्ट यूरिन की फॉर्म में आपकी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाता है, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज एक्सक्रीशन। ठीक है, तो ये मैंने एक छोटा सा ओवरव्यू बता दिया है। आई होप आप बोर नहीं हुए होंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा अंदाजा हो गया होगा, जिस बच्चे को ये चैप्टर भी नहीं आता होगा कि भाई हमें पढ़ना क्या है एग्जैक्टली। ठीक है, चलो अब बिल्कुल बिना टाइम वेस्ट करे हुए हम चैप्टर को आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको ये क्वेश्चन देती हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर, ये आपका MCQ है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। विच इज द यूनिवर्सल सोर्स ऑफ एनर्जी। अभी मैंने बताया ना एनर्जी बनती है, कैसे बनती है भाई बताओ, किस फॉर्म में बनती है, सॉरी, है ना, किस फॉर्म में एनर्जी बनती है, आपको ये बताना है सेल में, ATP, ग्लूकोज, यूरिया या पायरुवेट, है ना। इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताना मुझे। चलिए, तो अब करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन शुरू, जो कि आपके सारे PYQs क्वेश्चन है बच्चों। मैंने खुद से अपनी मर्जी से कुछ नहीं दिया, मैं पहले ही बोल रही हूँ, ठीक है। बहुत पुराने पुराने भी क्वेश्चंस में लेकर आई हूँ, ताकि आपको कुछ और एक्स्ट्रा करने की जरूरत ना पड़े। सो हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज सेइंग इफ नो अपैरेंट वर्क इज बीइंग डन बाय एनी ऑर्गेनिज्म, व्हाई डज इट टेक फूड। मान लो एक कोई आलसी बच्चा है ना, एक हमारा कोई आलसी बच्चा है चंगू, वो कुछ काम नहीं करता, बिल्कुल आलसी है, सोता रहता है बिल्कुल ऐसे ही मस्त तरीके से, फिर भी वो खाना खाता है ना। सोता रहता है, गेम खेलता रहता है, फिर भी वो खाना खाता है। भैया जब वो काम ही नहीं कर रहा तो उसको फूड की क्या जरूरत है, फूड से तो एनर्जी बनती है ना, तो उसको फिर भी फूड की क्यों जरूरत है। तो ऐसा नहीं होता, अगर हम कुछ फिजिकल वर्क कर रहे हैं तो ही हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए। हमारी बॉडी के अंदर और भी बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिसमें एनर्जी की जरूरत होती है। ऐसे कौन से प्रोसेस है मैम? अरे भाई, अब मान लो ये चंगू सो रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी इसकी ग्रोथ नहीं होगी, है ना, इसकी ग्रोथ तो होगी ना। तो ग्रोथ के लिए एनर्जी चाहिए, ठीक है। रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस होता है, उसमें भी एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होता है ना। आपकी सेल डिवाइड करती है, टिश्यू डेवलप होता है। अगर कहीं चोट लग गई, है ना, ऐसे चंगू सो रहा है मस्त, उसके सर में बेड लग गया एकदम से धड़ाम से, होता है ना ऐसे, है ना, तो एकदम से धड़ाम से लग गया, अब उसके चोट लग गई, खून निकल रहा है, ब्लीडिंग हो रही है। अब भाई उस दौरान वो उस चोट को रिपेयर करना जरूरी है ना, वहां यहाँ की जो सेल खराब हुई उसको रिपेयर करना जरूरी है। तो वो कैसे होगी, वो भी, उसमें भी एनर्जी चाहिए, है ना। तो फिर इसीलिए आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और इसीलिए फिर उसको भूख लगती है, फूड लेता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो लाइफ प्रोसेस में बेसिकली न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ, सेंसिटिविटी, रेस्पिरेशन, मूवमेंट, ये सारे प्रोसेस आते हैं, ठीक है। और इसका आंसर ये रहा आपका, और मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलो, टैपवर्म क्या करते हैं, सबसे पहले टैपवर्म के बारे में जान लेते हैं। ये खाना कैसे खाते हैं, आपको क्या लगता है? जैसे हम खाना खाते हैं, मम्मी दो रोटी दे दो, हमें भूख लग रही है, हम खा लेते हैं, और बॉडी के अंदर जाता है, वो डाइजेस्ट हो जाता है ना। फिर डाइजेस्ट होने के बाद हमें उससे एनर्जी मिल जाती है। डाइजेस्ट कैसे होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो हम आने वाली सेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन ये एस्केरिस भाई साहब बहुत, यानी कि जो टैपवर्म होते हैं ना, ये बड़े ही आलसी होते हैं। बोलते क्या मैं अपनी मम्मी से रोटी मंगाऊंगा और खाऊंगा, मैं काम करता हूँ, इसी के अंदर चला जाता हूँ, है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे चले जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही पूरा कंप्लीटली डाइजेस्टेड फूड होता है, और उसी हमारे कंप्लीटेड डाइजेस्टेड फूड को ये खाना शुरू कर देते हैं। हमने जो खाना खाया, हमने अपनी एनर्जी के लिए खाया, पर ये इतने महाशय, इतने चालाक निकले, इतने आलसी निकले, इनको तो डाइजेस्ट करना ही नहीं है फूड, है ना। हमारी बॉडी के अंदर हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में बैठे रहेंगे, और जो हमने डाइजेस्ट किया फूड उसको खा लेते हैं, इतने चालाक होते हैं ये, ठीक है। तो ये इस तरह के फूड को हम बोलते हैं पैरासिटिक, है ना। ये जो आपके ऑर्गेनिज्म है, इस तरह के ऑर्गेनिज्म को अपन क्या बोलते हैं? पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ये बात क्लियर हुई। अच्छा, पैरासिटिक भी दो तरह के होते हैं, दो तरह के कैसे? एक होते हैं एंडो पैरासाइट, एक होते हैं एक्सो पैरासाइट।
दोनों में मैडम क्या फर्क है? एंडो का मतलब क्या होता है? एंडो का मतलब होता है इनसाइड। वो ऑर्गेनिज्म जो आपकी बॉडी के अंदर जाके आपका डाइजेस्टेड फूड खाते हैं, दैट इज नोन एज एंडोपैरासिटिक ऑर्गेनिज्म। जैसे कि आपके ये महाशय टैपवॉर्म। अच्छा, एक्सोपैरासाइट, एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड द बॉडी, है ना, बॉडी के बाहर। तो वो ऑर्गेनिज्म जो आपकी बॉडी के बाहर से ही आपका डाइजेस्टेड फूड खा लेते हैं, उनको हम बोलते हैं एक्सोपैरासाइट। आपके दिमाग में कोई ऐसा एग्जांपल याद आ रहा है? अरे बहुत कॉमन एग्जांपल है आपका लाइस। लाइस यानी कि जू। जू पड़ जाती है ना, अब तो बड़े हो जाते हैं, अब नहीं होती है, जब छोटे होते हैं तो ऐसे अपनी सहेली के सर से सर मिलाकर बैठ जाते हैं, तो उसकी जू हमारे सर में आ जाती है ना, फिर हमें खुजली होती है बहुत गंदी वाली। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो आपकी जू होती है आपकी बॉडी के बाहर है, बॉडी के अंदर नहीं गई है ना, इसमें इतनी हिम्मत ही नहीं है बॉडी के अंदर चली जाए। बॉडी के बाहर है और हमारा खून चूस रही है ना। तो ब्लड में ही तो हमारा डाइजेस्टेड फूड होता है जो ट्रांसपोर्ट करता है। तो लाइस एक्सोपैरासाइट में आता है। आई होप आपको ये भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये जो नाच रहे महाशय ये कौन है? तो बेसिकली ये फंगस है। कौन है ये जो इतना खुश हो रहा है? ये फंगस है। ठीक है, फंगस में भी कौन सा? ये मशरूम जैसा नहीं लग रहा? अरे ये मशरूम ही तो फंगस में आता है। ठीक है, तो ये मशरूम बेसिकली अपना खाना कैसे खाता होगा? देखो, हम क्या करते हैं, हमने खाना खाया, हमारी बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, अमाइलेज सुना होगा आपने, लाइपेज सुना होगा, है ना, ट्रिप्सिन सुना होगा। तो हमारी बॉडी के अंदर जाकर ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं वो खाने को डाइजेस्ट करते हैं। लेकिन ये फंगस बोलता है भैया ऐसे कोई माउथ से ये क्या करता है, डाइजेस्टेड फूड को बाहर स्प्लिट आउट कर देता है ना। अथू जितने भी इसके सलाइवा में, सलाइवा छोड़ो, मतलब वो तो मैं समझाने के तौर पे बोल रही हूँ, इसके बॉडी के अंदर जो भी डाइजेस्टेड फूड होता होगा ये क्या करता है, इसका मस्त यहाँ पर खाना पड़ा हुआ है ना, यहाँ पर इसका खाना पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर इसने अपने डाइजेस्टेड फूड एंजाइम को स्प्लिट आउट कर दिया, जिसकी वजह से क्या होगा, अब ये जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड था यानी कि कॉम्प्लेक्स फूड जो था, कॉम्प्लेक्स फूड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब उसके बाद ये जो आपका डाइजेस्टेड फूड होगा ये फंगस इसको ले लेता है और इस तरीके से ये अपनी भूख मिटाता है ना। तो ये आपके एग्जाम्पल हो गए सॉरी, ये आपका प्रोसेस हो गया फंगस और टैपवर्म में। तो यही डिफरेंस होता है दोनों में और इसका आंसर यहाँ पर लिखा भी हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो ऐसा ही क्वेश्चन दोबारा भी आया हुआ है। नेम द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। फंजाई में कैसा होता है, सेप्रोफिटिक होता है। जो अभी मैंने आपको फंजाई का बताया था वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या था, सेप्रोफिटिक था। और जनरली जो सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं ये अपना फूड किससे लेते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। किससे लेते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म से, चाहे वो डेड और डिकेइंग आपके प्लांट हो या फिर एनिमल हो या ह्यूमन बीइंग हो। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करूं आपका जो पैरासिटिक था, पैरासिटिक किससे ले रहा था, लिविंग ऑर्गेनिज्म से ले रहा था ना भाई। हमारे पेट के अंदर वो टैपवर्म हो गए थे, हम लिविंग है ना, हमारे सर में जू हो गए, वो हम क्या लिविंग है, तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ले रहा था। एक मेन डिफरेंस ये भी है। चलो अब फंजाई का तो मैंने आपको बता दिया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद हम बात करते हैं अमीबा के बारे में। बहुत फेवरेट क्वेश्चन है भाई ये तो बोर्ड वालों का। अभी देखो यहाँ पर 1 नंबर में पूछा है, अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी 3 या 4 नंबर में भी पूछा हुआ है। ठीक है, तो अमीबा में कैसे होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो जैसे कि हम खाते हैं ना ऐसे अमीबा खाता है, एनिमल लाइक न्यूट्रिशन होता है। कैसे मैडम, तो हम क्या करते हैं, हमने अपना खाना खाया, अंदर जाकर उसको डाइजेस्ट करते हैं। तो इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं होलोजोइक। इस तरह के न्यूट्रिशन को अपन क्या बोलते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही अमीबा करता है। अमीबा में कोई ऐसी कुछ खास स्पेशलिटी नहीं है, ये भी ऐसी करता है। तो देखो यहाँ पर अमीबा का डायग्राम है बहुत अच्छा सा, और ये डायग्राम बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अलग अलग तरीके से ये डायग्राम पूछा जाता है, तो आपको अमीबा का डायग्राम, एनसीईआरटी के तो जितने भी डायग्राम है ना सब इंपॉर्टेंट है, पूरी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आता है, ये बात मैं आपको पहले क्लियर कर दे रही हूँ। ठीक है, तो आपको कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन बहुत अच्छे से पढ़ो। ठीक है, चलो तो अब मैं अगर इसको बताऊं कैसे आपका अमीबा खाना खाता है, ये कोई फूड है ना। अमीबा बड़ा खुश हो गया। अमीबा ने क्या करा, अमीबा की जो मेम्ब्रेन होती है वो इस तरीके से उसने क्या बना लिया, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लिया। अब इसको अमीबा ने क्या करा, इस अपने खाने को अंदर ले लिया। दिखा आपको कैसे लिया।
ठीक है, तो अब क्या होगा, अमीबा ने इस फूड को अंदर ले लिया और एक बैग के अंदर इसको कैप्चर कर लिया, है ना। अब इसके पास, अमीबा के पास भाई कोई स्पेशल डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है ना, तो ये सिंपल यूनिसेल्युलर होता है। ठीक, तो अमीबा ने क्या करा, इसको अपने फूड को एक बैग के अंदर कैप्चर कर लिया। इस बैग को हम क्या कहते हैं, इस बैग को हम बोलते हैं वैक्यूल्स। क्या बोलते हैं, वैक्यूल। ठीक है, अब क्योंकि फूड कैप्चर कर रहा है, फूड का इसमें डाइजेशन होगा, तो इसको बोल देते हैं फूड वैक्यूल। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब फूड पार्टिकल गया, अब के अंदर फूड का होगा डाइजेशन। डाइजेशन होने के बाद अब क्या होगा, डाइजेशन होने के बाद पूरे सेल में ट्रांसपोर्टेशन कराया जाएगा, यानी कि एसिमिलेशन होगा, और इस तरीके से अमीबा आपका फूड लेता है। ये बात क्लियर हो गई। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और ये चीज पूछी जाती है। ठीक है, अभी मैं इससे रिलेटेड अभी आपको क्वेश्चन दिखाऊंगी, तो देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसी से रिलेटेड आपका पैरामीशियम है, वो भी समझ लीजिए, क्योंकि इसी से पैरामीशियम से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है। पैरामीशियम अपना फूड कैसे लेता है, सेम जैसे अमीबा लेता है ना, ऐसे ही पैरामीशियम लेता है। मेन डिफरेंस क्या है, ये आपका पैरामीशियम है ना, पैरामीशियम कुछ इस तरीके का होता है। बस इसमें क्या है, ये जो फूड ले रहा है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से ले रहा है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को अपन क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया, मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म। ठीक है, क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया बोलते हैं। सूडो का मतलब होता है फॉल्स, है ना, और पोडिया का मतलब होता है लेग। ठीक है, यानी कि प्रॉपर लेग नहीं होते, पर ये लेग की तरह होते हैं, है ना। तो ये आपका अमीबा के बारे में। चलो पैरामीशियम में देख लेते हैं। पैरामीशियम का डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है ना, जैसे आपको इसमें दिख भी रहा होगा। अच्छा, इसमें सूडोपोडिया ऐसे कोई मतलब नहीं है चीज है, इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे ऐसे हेयर होते हैं, है ना, ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, सीलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, सीलिया बोलते हैं। अब जैसे मान लीजिए इसके पास में, इस पैरामीशियम के पास में ये फूड आया। अब ये फूड आया, अब क्या करेगा पैरामीशियम, ये सीलिया की मदद से ना ऐसे ऐसे करके ये अपने अंदर ले लेगा फूड को। ठीक है, फूड को जैसे अंदर लेगा, ये वो फिर सेम होगा फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल में ये अपना खाना बना डाइजेस्ट करेगा, फिर पूरी बॉडी में एसिमिलेट करेगा। इस तरीके से ये प्रोसेस होती है। देखो यहाँ पर दिखाया भी हुआ है, फूड आया, ठीक है, ये आपका ग्रूव होता है, यहाँ पर ये फूड अंदर चला गया। ठीक है, देन उसके बाद फूड मूव्स टू द ओरल ग्रूव बाय द सीलियरी मूवमेंट। सीलिया का जो मूवमेंट होता है उसको सीलियरी मूवमेंट बोल देते हैं। फॉर्मेशन ऑफ फूड वैक्यूल, क्लियर है। फिर इस फूड वैक्यूल के बाद क्या होगा, डाइजेशन होगा और फिर एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है अनडाइजेस्टेड फूड, उसको भी तो एक्सक्रीट आउट करना होता है, तो ऐसे आपका अमीबा भी करता है और आपका पैरामीशियम भी करता है। ठीक है, आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। हाउ न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस इन अमीबा, बोला था ना अमीबा से बहुत रिपीट क्वेश्चन आते, तो मैंने आपको 1 मार्क्स की तरह भी कैसे क्वेश्चन आ सकता है, 2 या 3 मार्क्स का कैसे आ सकता है, वो सारा मैंने यहाँ पर आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है मैंने आपको बता दिया, और पैरामीशियम से अलग कैसे होता है भैया ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, आपको एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो बोला है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, और पीडीएफ में आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी, और टेलीग्राम की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, चलो अब इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े बिना टाइम वेस्ट करे। अच्छा देखो, आपने देखा होगा बहुत अलग अलग तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन पूछे गए हैं हर ऑर्गेनिज्म के। तो मैंने पता है क्या करा, यहाँ पर एक मैंने टेबल बना दी है। इस टेबल में आपके जितने भी एनसीईआरटी में एग्जांपल दिए, जरूर थोड़ी अमीबा का पूछ ले या पैरामीशियम का पूछ ले, कोई और भी पूछ सकता है भाई, है ना। तो ये मैंने आपको एक टेबल बनाई है एनसीईआरटी से रिलेटेड, जितने भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं और उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे कि ग्रीन प्लांट में फोटोसिंथेसिस साइनोबैक्टीरिया होता है एक, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी इसका दूसरा नाम है, इसमें भी फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक है, ह्यूमन में, अमीबा में, पैरामीशियम में कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, होलोजोइक, ये तो पूछा जा चुका है। देन उसके बाद लीचेस होते हैं, टिक्स, लाइस, लीचेस, अच्छा दो बार हो गया, टैप वॉर्म है ना, कस्क्यूटा जिसको आप अमर बेल भी बोलते हो, इन सभी में पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। फंजाई, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, इसमें एक आपका बहुत कॉमन है ब्रेड मोल्ड, ब्रेड पे जो आ जाती है ना ग्रीन ग्रीन, वो भी तो फंजाई है। ठीक है, यीस्ट, मशरूम, इसमें क्या होता है आपका सैप्रोफिटिक, यीस्ट भी आपका फंगस में आता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो आपको इसी तरह से मैंने टेबल हर टॉपिक के बनाए हुए हैं।
जहां मुझे लगता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, तो उसको टेबल की फॉर्म में या फ्लो चार्ट की फॉर्म में मैंने समराइज किया हुआ है। आगे आपको धीरे धीरे पता चलेंगी चीजें जब आप मेरे लेक्चर्स करोगे, ठीक है। तो ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर सकते हो और ये भी मैं आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। अगला आपसे क्वेश्चन पता है क्या पूछा गया था? अभी तो भाई मैंने आपको बताया सेप्रोफिटिक डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से जो लेते हैं, फंगस वाला याद करो, जाओ पीछे, है ना, फंगस वाला, तो वो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन है। पैरासिटिक का कौन सा वाला है? लाइस वाला बताया मैंने आपको, और कौन सा बताया? टैपवॉर्म वाला बताया। वो पैरासिटिक और सेप्रोफिटिक ही तो है, तो डिफरेंशिएट टेबल की फॉर्म में करना है ना, किसी भी सब्जेक्ट में हो डिफरेंशिएट अगर बोल दिया जाए तो आपको ऐसे पैराग्राफ वाइज नहीं करना है ना, डिफरेंशिएट हमेशा आपको इस टेबल की फॉर्म में करना है, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन में आप कोई भी हो, किसी में भी डिफरेंशिएशन आए, फर्स्ट पॉइंट आपका उसका डेफिनेशन हो गया, फिर उसके कुछ फीचर्स हो गए, लास्ट में एक एक दो दो एग्जाम्पल आप दे दो, तो इस तरीके से ये आपका हो जाएगा। और मैं आपसे पूरी उम्मीद रखती हूँ कि जो मैंने समझाया वही मैंने यहाँ पर लिखा है और ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम इस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़। तो आज का सेशन हमारा यहाँ पर होता है खत्म, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अभी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आई स्टिल हैव मोर क्वेश्चंस फॉर यू, ठीक है। तो ये हमने सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डाइजेशन कैसे होता है ये देखा, अभी हमारा ह्यूमन सिस्टम का बाकी है। इससे नेक्स्ट सेशन में हम ह्यूमन सिस्टम का डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड बात करेंगे, उससे रिलेटेड प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे किस तरह से आते हैं विद आंसर, ठीक है। देन उसके बाद हमारा ट्रांसपोर्टेशन और भी बहुत सारी चीजें हैं। इसी के साथ अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि मैं ऐसे ही और आपके लिए लेकर आ सकूं और आपका जो प्रिपरेशन है, जो मुझे पता है बहुत अच्छे से हो चुकी है, उसको और बूस्टअप कर सके हम इन क्वेश्चंस के द्वारा, ठीक है। और अगर आपको ऐसे ही और चैप्टर्स के वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज का पता चले, उनको भी ये बेनिफिट मिले। ओके, टिल तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट सेशन में, इसी का पार्ट 2। टिल देन कीप रिवाइजिंग।